नमस्ते बच्चों। किसी भी भाषा को पढ़ना, बोलना और लिखना जानना है तो सबसे पहले उस भाषा और उसके व्याकरण को जान लेना चाहिए। तो चलिए हम भाषा और उसके व्याकरण को देख लेते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी गड्ढे में गिर रही है, अर्थात कुछ दिन पहले पर्वतीय स्थल पर से सैलानियों को यात्रा करवाती हुई एक बस रात के समय गड्ढे में गिर गई। अब दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है, अर्थात अचानक व्यक्तियों का समूह ट्रैकिंग करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है और नीचे गड्ढे में गिरे लोगों की कराहों को सुनकर सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फ़ोन द्वारा सूचना दे रहा है। अब तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, अर्थात समय पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे और घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा देकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इससे कई लोगों की जान बच गई। समाचार पत्रों के माध्यम से घायल लोगों के संबंधियों तक समाचार पहुंच गया। तो बच्चों, जरा सोचकर बताओ कि घायलों के विषय में ट्रैकिंग करते हुए लोगों को कैसे पता चला? उन लोगों ने सुरक्षा कर्मचारियों तक समाचार कैसे पहुंचाया? घायल लोगों की सूचना उनके संबंधियों तक कैसे पहुंची? हाँ, आपने शायद सोच लिया, बहुत अच्छा, कराहों को पहले सुना गया, उस समाचार को सुरक्षा कर्मियों तक बोलकर पहुंचाया गया तथा घायल लोगों के संबंधियों ने पढ़कर और सुनकर इस विषय की जानकारी को प्राप्त किया। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, सुना गया, बोलकर पहुंचाया गया और पढ़कर सुनकर इस विषय की जानकारी संबंधियों को प्राप्त हुई। बच्चों, जरा कल्पना करो उस समय की जब मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ था। वह अपनी बात को केवल संकेतों के माध्यम से दूसरों को समझाने का प्रयास करता था। उस समय वह अपने आप को कितना असहाय महसूस करता होगा। फिर समय बदला और उसने अपने विचार प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों का सहारा लेना शुरू किया और यही ध्वनि संकेत आज भाषा बन गए हैं। यह भाषा सिर्फ मौखिक रूप में थी। धीरे धीरे मानव को कुछ बातें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर क्या था, भाषा का लिखित रूप भी प्रचलित हो गया। अब लोग अपने भावों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाने में समर्थ हुए और दूसरे के भावों को सुनकर और पढ़कर उनके भावों को ग्रहण करने लगे। तो बच्चों, आइए भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा की परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भाषा की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है। विचारों का आदान प्रदान समाज में किया जाता है, अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया है।
विचारों को संचित करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ है। तो बच्चों, ऊपर वाले 4 लाइनों को बड़े ही ध्यान से आप सोचिएगा और समझिएगा। अब हम इसके साथ ही भाषा के रूप को भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में क्रीड़ा महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है और वहाँ के प्रधानाचार्य ने आयोजक समिति बनाई और उन्हें कार्य प्रणाली को समझाया। अब आयोजक समिति ने क्रीड़ा महोत्सव समारोह में किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा तैयार की। अब इस रूपरेखा के आधार पर काम को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया। तो यहाँ प्रधानाचार्य जी ने बोलकर कार्य प्रणाली समझाई और आयोजकों ने लिखकर रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार भाषा के निम्नलिखित 2 रूप हुए। पहला मौखिक अथवा कथित भाषा और दूसरा लिखित भाषा। कहानी सुनाना, समाचार सुनाना, बात करना, कविता या गाना सुनाना, ये सब मौखिक अर्थात कथित भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। एक और चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे कुछ लिख रहे हैं, अर्थात छपे हुए प्रश्न पत्र में से प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर को उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं। अब विद्यार्थियों के लिखित उत्तर को पढ़कर परीक्षक उन्हें अंक देंगे। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा को हम आँखों द्वारा देखकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। पत्र, टेलीग्राम, कोई भी साहित्य रचना, समाचार पत्र आदि द्वारा समाचार प्रेषण के विभिन्न रूप हैं। भाषा का यह लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को असंख्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं और यह लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती है। बच्चों, आगे बोली, उपभाषा, भाषा और लिपि आदि भी है, परंतु हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये सब कुछ आता है। अब हम अपने व्याकरण की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो बच्चों, हमें पता है कि भाषा एक व्यवस्था है, अर्थात यदि हम किसी शब्द को लिखते समय उसके वर्णों को निश्चित व्यवस्था में लिखेंगे तभी वह अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होगा, वरना वर्ण निरर्थक या बेकार से प्रतीत होंगे। जैसे सजावट एक सार्थक शब्द है, यदि इसके स्थान पर सवजाट लिखें तो कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा ना? ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यदि इन नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार भाषा का प्रयोग करते समय भाषा के नियमों का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इन नियमों का ज्ञान या जानकारी हमें होनी ही चाहिए और यही जानकारी, यही ज्ञान व्याकरण करवाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। तो अब हमने व्याकरण क्या है इसे भी जान लिया है। अब हम अपने वाक्य शुद्धिकरण की तरफ चलते हैं। वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा की वर्णमाला और मात्राओं का उचित ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर हैं जिन्हें
33 व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से मिलाने पर भाषा बनती है। तो सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन को समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। हिंदी की वर्णमाला स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह और री। ठीक है, इसकी मात्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। अ पर कोई भी मात्रा नहीं रहती है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अंग ये अनुस्वार है, अह ये विसर्ग है, री है, जैसे कृषि। ठीक है, तो री जो है किसी अक्षर के साथ जुड़कर उसका उपयोग होता है। बच्चों, अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे, समझेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से रुककर बाहर निकलती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ह, क्ष। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कुछ खास शब्द हैं जिसे हम देख लेते हैं। ड के नीचे बिंदु लगाने पर ड़ बनता है। उदाहरण डगर, डाली, डब्बा, डरावना। और ड़ से बनने वाले शब्द जैसे लड़ाई, सड़क, झगड़ा आदि हैं। ठीक उसी तरह से ढ के नीचे जब बिंदु लग जाता है तब वो ढ बन जाता है। जैसे ढ, ढोंग, ढूंढना, ढोल आदि। अब ढ के नीचे जब बिंदी लग गई तब वह अक्षर शब्द बदल जाता है। जैसे ढ़, बढ़ना, पढ़ना, चढ़ना इत्यादि। तो बच्चों, स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिसे बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब हम ध्वनि को अपने भीतर खींचते हैं तब छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा लगती है, और जब हम ध्वनि को अपने कंठ से बाहर धक्का देते हैं या निकालते हैं तब बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये सभी मात्राओं की लिस्ट या सभी मात्राओं को
मैं आपके स्क्रीन पर लिखकर बता देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, छोटी ई की मात्रा विश्व, जैसे किताब है, चिड़िया, ठिकाना, डिबरी, तिरछा, थिरकना, पिता इत्यादि। अब बड़ी ई की मात्रा, जिसे दीर्घ बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं, चीता, जीत, ठीक, डील, रीढ़, लीडर। छोटा ऊ की मात्रा हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, छुटकारा, झुकना, टुकड़ा, सुगंध, मुबारक। अब हम बड़ा ऊ की मात्रा को भी देखेंगे, जैसे कूड़ा, घूमना, झूठा, डूबना, भूकंप, मूल्य, शून्य इत्यादि। इसी तरह से ए की मात्रा को भी देखेंगे, केला, देर, नेक, बेकार, लेखक, सेना इत्यादि है। ठीक उसी तरह से ए की मात्रा को भी हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, चैतन्य, जैसा, डैना, नैन, तैरना, शैली, हैवान इत्यादि। ओ की मात्रा को देखिए, कोयल, घोड़ा, छोटा, झोली, टोकरी, तोड़ना। हम औ की मात्रा को भी देख लेते हैं, कौशल, चौक, छौंकना, थौर, नौकर, हथौड़ा, दौलत इत्यादि। ये सारे शब्द छोटी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्राएं हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, अब हम थोड़ा और विस्तार में जाएंगे। सम्मान देने पर अथवा बहुवचन होने पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह हमारे अध्यापक हैं। सम्मान देने पर ये हैं बिंदु लगा हुआ है। लड़के खेलते हैं, यहाँ पर लड़के खेलते हैं बहुवचन होने पर दिया गया है। किसी की कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के लिए तथा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम की माताजी ने कहा, वह मोहन की पुस्तक है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में वाक्य में क्रिया के बाद छोटी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इन वाक्यों को देख लेते हैं। रीता ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। दूसरा वाक्य, सौरभ बोला कि वह घूमने नहीं आएगा। तो बच्चों, वाक्य को शुद्ध करने के लिए वचन, लिंग तथा काल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य दोनों वचनों, दोनों लिंगों, काल में लिख कर देख लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, एक वचन, पुल्लिंग और काल। पहला उदाहरण, मैं खाना खाता हूँ। काल कौन सा है? वर्तमान काल। मैं खाना खाता था, ये कौन सा काल है? भूतकाल। मैं खाना खाऊंगा, ये भविष्य काल है। तो बहुवचन, पुल्लिंग और उसके काल को देख लेते हैं। बहुवचन पुल्लिंग, हम खाना खाते हैं। काल वर्तमान काल ही है। हम खाना खाते थे, ये भूतकाल है। हम खाना खाएंगे, ये भविष्य काल है। अब हम एक वचन स्त्रीलिंग और उसके काल को देखेंगे। एक वचन स्त्रीलिंग इस प्रकार से है, मैं खाना खाती हूँ, वर्तमान काल। मैं खाना खाती थी, भूतकाल है।
मैं खाना खाऊंगी। अब ये आपका भविष्य काल है। अब हम बहुवचन स्त्रीलिंग और उसके काल को भी देख लेते हैं। बहुवचन स्त्रीलिंग और काल इस प्रकार से हैं। हम खाना खाती हैं। वर्तमान काल है, हम खाना खाती थीं। भूतकाल है, हम खाना खाएंगी। भविष्य काल है। तो बच्चों, अब आप लोगों को वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया है। हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 पर जो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो कक्षा के माध्यम से व्याकरण के भाषा, भाषा के रूप, वाक्य को शुद्ध करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है इत्यादि को देख लिया और समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे आप अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूलेंगे और इसका सही सही उपयोग करेंगे। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।